द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज एक विदेश नीति से संबंधित और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित जो चर्चाएं चल रही हैं उससे एक काफ़ी ज्वलंत मुद्दा लेकर के आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। चीन की ग्रे जोन युद्ध रणनीति यानी कि ग्रे जोन वारफेयर टैक्टिक्स, ये एक रणनीति होती है जिस पे चीन चला करता है। अभी हाल में ताइवान में नए राष्ट्रपति आए हैं, तो उनके आने के बाद चीन की नीति जो है ये कुछ बदली हुई सी दिख रही है। इसलिए ग्रे जोन वारफेयर टैक्टिक्स जो है वो चर्चा का विषय है। तो आज हम उसी पे जानेंगे कि ये होता क्या है। आइए देखते हैं। चीन ने ताइवान के नए राष्ट्रपति लाई चिंग-ते इनके शपथ ग्रहण के बाद ताइवान के खिलाफ परिष्कृत ग्रे जोन युद्ध रणनीति अपनाई, जिन्होंने स्वतंत्रता समर्थक और अलगाववादी बयान दिए। इन्होंने लाई चिंग-ते, ये ताइवान के नए राष्ट्रपति हैं, इनको भी याद रखिएगा। इनके आने के बाद जो उन्होंने बयान दिया उसके बाद चीन ने एक तरीके से कहें कि छद्म युद्ध छेड़ दिया है। ग्रे जोन युद्ध संघर्ष के एक ऐसे रूप को संदर्भित करता है जिसमें ऐसी कार्रवाइयाँ शामिल होती हैं जो पारंपरिक युद्ध की सीमा से नीचे होती है, लेकिन इनका उद्देश्य अस्पष्टता, अस्वीकार्यता और ज़बरदस्ती के माध्यम से रणनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। यानी कि ये सीधे सीधे सामने नहीं आते। इस युद्ध परंपरा में ये इनडायरेक्ट रूप से आपको हानि पहुंचाते रहेंगे। तो वही ग्रे जोन युद्ध रणनीति होती है। ग्रे जोन युद्ध में विरोधी सीधे खुले युद्ध में शामिल हुए बिना अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साइबर हमले करवा सकता है, आर्थिक ज़बरदस्ती करा सकता है, छद्म संघर्ष जैसी रणनीति अपना सकता है। तो ये सब तरीके होते हैं ग्रे युद्ध तकनीक में। यह शांति और संघर्ष के बीच की रेखाओं को धुंधला कर देता है, यानी कि शांति माना जाए या संघर्ष माना जाए ये पता नहीं चलता, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए चुनौती पैदा होती है। इसकी विशेषता क्या है, तो ग्रे जोन में गतिविधियाँ हमेशा से ही महाशक्ति प्रतिस्पर्धा की एक विशेषता रही है। छद्म युद्ध, अस्थिर विद्रोह, कानूनी युद्ध या सूचना युद्ध विरोधियों और सहयोगियों द्वारा समान रूप से इस संघर्ष की एक विशेषता रही है। यानी कि ये जो युद्ध है इसमें विरोधी भी हो सकते हैं, सहयोगी भी हो सकते हैं। कई बार सामने से सहयोगी की भूमिका में कोई देश रहता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर एक संघर्ष छेड़े रहता है। तो यही छद्म युद्ध उसी को कहते हैं, छुपा हुआ युद्ध है। तो ये ग्रे जोन टैक्टिक है। विशेषज्ञों का दावा है कि इस तरह के तरीकों का इस्तेमाल अक्सर उन दलों द्वारा किया जाता है जिनके पास पारंपरिक रूप से बड़े पैमाने पर संसाधनों या शक्ति तक पहुंच नहीं होती है। यानी कि अगर उसको लग रहा है दुश्मन देश को कि सीधे सीधे युद्ध करने पे परिणाम कुछ भी हो सकते हैं, तो ऐसे में वो संघर्ष नहीं चाहता, तो इनडायरेक्ट रूप से वो लगा रहता है। इसलिए इस तरह की रणनीति एक अधिक तकनीकी रूप से सुसज्जित विरोधी पर लाभ प्राप्त करने में मदद कर सकती है, जो पारंपरिक युद्ध के लिए अधिक अभ्यस्त हैं। तो ये एक तरीके से अपना युद्ध का तरीका भी है। उत्पत्ति कब हुई ये देखें तो शीत युद्ध का जब दौर चल रहा था तो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ये शुरू हुआ। ग्रे जोन युद्ध के लिए अनुकूल परिस्थितियों का जन्म हुआ था, यानी कि दोनों में प्रतिद्वंदिता थी, अमेरिका और सोवियत संघ में। तो दोनों सीधे सीधे युद्ध न करके, जैसे अभी देखे होंगे कि यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, लेकिन संघर्ष किसका है, तो अमेरिका और रूस का। तो ये तो सीधे सीधे युद्ध है, लेकिन इससे पहले भी ढेरों ऐसे युद्ध होते रहे हैं जो इनडायरेक्ट रूप से दोनों के परास्त करने के, एक दूसरे पे दबाव बनाने की रणनीति होती है। वैचारिक और आर्थिक प्रभुत्व के लिए यूएस और यूएसएसआर प्रतिद्वंदिता के बीच इसका मतलब था कि प्रत्यक्ष संघर्षों को रोकना होगा। यह ज्ञान कि दोनों पक्ष परमाणु हथियारों से लैस थे, यानी कि दोनों परमाणु हथियार से लैस थे, इसलिए प्रत्यक्ष संघर्ष को रोकना होगा। इसलिए इस युद्ध को एक तरीके से इनडायरेक्ट रूप से संघर्ष चलता रहा, सीधे सीधे लड़ने के बजाय इनडायरेक्ट रूप से ये लड़ते रहे। तो एक तरीके से उसी टाइम इन्हीं दोनों के प्रतिद्वंदिता ने इस टैक्टिक को जन्म दिया है। आज के परमाणु युग में पारंपरिक युद्धों की कीमत बहुत अधिक हो गई है और चीज़ें बदतर होने का गंभीर खतरा है। इस वजह से देश गुप्त रूप से छिपकर आक्रामक होकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे देखे होंगे साइबर हैकिंग काफ़ी बड़े पैमाने पर होता है। जैसे दो प्रतिद्वंदी देश हैं, चाहे विश्व स्तर पर कहें तो अमेरिका और रूस, अमेरिका और चीन, भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान, ब्रिटेन और फ्रांस, इस टाइप के देश कई सारे आसपास के देश हैं जो आपस में इसी ढंग की रणनीति पे चला करते हैं। इसका उदाहरण देखें तो अमेरिका और यूरोप के विशेषज्ञों ने हाल ही में रूस और चीन की कुछ कार्रवाइयों को ग्रे जोन युद्ध के उदाहरण के रूप में चिन्हित किया, जिसमें दक्षिणी चीन सागर में चीनी सेना की मौजूदगी शामिल है। तो ये दक्षिणी चीन सागर में ये अंदर ही अंदर, अगर आप अभी देखें तो सहयोगी हैं रूस और चीन, लेकिन दोनों के बीच अंदर ही अंदर वर्चस्व की लड़ाई
चलती रहती है। दोनों परिस्थितियों के हिसाब से आपस में दोस्ती और दुश्मनी रखते हैं। अगर अमेरिका मामला है तो दोनों मित्र हो जाएंगे, और अगर कोई दूसरा देश होगा तो दोनों, जैसे ताइवान का मामला हो या जापान का मामला हो या कोई ऐसा, यानी कि अगर दुश्मन का दुश्मन है तो वो दोस्त हो जाएगा। इस ढंग की रणनीति पे ये लोग चलते हैं। फिलीपींस उन देशों में से एक है जिसमें चीन के दावों की को चुनौती दी है, जिस उस क्षेत्र में लगभग 80% हिस्से में फैला हुआ है, यानी कि फिलीपींस ही टक्कर देता है। अभी हाल में भारत ने कुछ हथियार भी बेचे हैं फिलीपींस को, क्योंकि उसे ज़रूरत पड़ती रहती है। दिसंबर 2023 में इसने विवादित चट्टान के पास 135 से अधिक चीनी समुद्री मिलिशिया जहाज़ों की मौजूदगी को अवैध करार दिया, यानी कि एक तरीके से खुलकर विद्रोह करने वाला फिलीपींस है, इसलिए उसके साथ भी ये चलेगा। इसने चीन पर अपनी नावों पर पानी की बौछारें दागने और दूसरों को टक्कर मारने का आरोप लगाया, जबकि चीनी तटरक्षकों ने चीनी नावों को टक्कर मारने के लिए फिलीपींस को दोषी ठहराया। यानी कि किसने किसको टक्कर मारा ये बताना कठिन हो जाता है। राइटर्स की हालिया रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि ताइवान पिछले 4 वर्षों से चीन द्वारा बढ़ती सैन्य कार्रवाई के बारे में चिंता व्यक्त कर रहा है। इसमें नियमित रूप से जलडमरू मध्य के ऊपर से उड़ान भरने वाले चीनी लड़ाकू विमान शामिल हैं। यह ताइवान पर ऐसी गतिविधि के साथ दबाव बनाने की चीनी रणनीति का हिस्सा है जो पूर्व पैमाने पर संघर्ष शुरू करने से कुछ ही कम है। जैसे ताइवान और चीन के बीच ताइवान जल संधि पड़ती है, तो वहाँ पे दोनों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है, इसलिए चीन लगातार वहाँ पे सैन्य गतिविधियाँ करता रह रहा है ताकि ताइवान पे दबाव बने। तो ये दबाव की रणनीति और अंदर ही अंदर कुछ से कुछ हरकत करते रहने की रणनीति है। विश्लेषकों का दावा है कि अमेरिका ने भी इस तरह की रणनीति अपनाई है। इसमें चीन के खिलाफ उसके आर्थिक प्रतिबंध, समुद्री टोही के साथ साथ अमेरिका में चीनी आयात पर शुल्क लगाना आदि ये सब शामिल है। यानी कि एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए ये सीधे सीधे सामने ना आके इनडायरेक्ट रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। ग्रे जोन युद्ध में जो चुनौती होती है वे खुले संघर्ष से अलग होती है। यहाँ कार्रवाई अक्सर गुप्त या अप्रत्यक्ष होती है। इसका अर्थ है कि किसी देश की प्रतिक्रिया उसके पैमाने के संदर्भ में उचित होनी चाहिए। ये कार्रवाइयाँ दूसरे पक्ष को उकसाने के लिए डिजाइन की जाती है। यदि ऐसा होता है तो बल का उपयोग आत्मरक्षा के रूप में या दूसरे पक्ष द्वारा की गई कार्रवाई के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में वैध हो जाए। यानी कि अगर सीधे सीधे लड़ेंगे तो फिर वो विश्लेषण किया जाएगा कि कौन सही कौन गलत, और ऐसे में इनडायरेक्ट रूप से अगर कोई सबूत नहीं छोड़ते हैं तो दोनों अपनी अपनी सफाई देते रहेंगे और अंदर से लड़े रहेंगे। ऐसी रणनीतियां अपनाने के अन्य कारणों में ताकत का प्रदर्शन करना है और बार बार उपस्थिति दर्ज करके विवाद क्षेत्रीय दावों को सामान्य बनाना है। यानी कि अमेरिका रूस में अक्सर देखते होंगे कि बार बार अपने ताकत का प्रदर्शन ये लोग करते रहते हैं। इसके स्वरूप को देखते हुए पारंपरिक रणनीतिक प्रतिस्पर्धा की तुलना में ग्रे जोन संघर्ष हल्का लगता है। हालांकि सीमित तीव्रता ग्रे जोन संघर्ष को कम क्रूर नहीं बनाती है, यानी कि ये अपने आप में भी कम नहीं है। एक आयाम में बढ़ने के बजाय ग्रे जोन संघर्ष कई आयामों को बढ़ाता है और अनपेक्षित अतिवृद्धि की ओर ले जाता है, जिससे संकट प्रबंधन एक दुःस्वप्न पैदा करता है। जैसे कि इसमें नुकसान पहुंचाना इतना तेज हो जाएगा कि कई बार बहुत ज़्यादा बिगाड़ देते हैं रिश्तों को, और लोगों की हानि जो है चरम पे हो जाती है। जैसे कई बार केमिकल वेपन्स वगैरह भी इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। इस टाइप में सबूत ना छोड़ेंगे लेकिन केमिकल वेपन्स वगैरह इस्तेमाल कर लेंगे, वहाँ जा कर के कुछ भी ऐसे, या वायरस का अटैक कर देंगे, या इस टाइप की ऐसी कोई चीज़ छोड़ देंगे। जैसे अभी आप कोरोना को भी ले सकते हैं, उसी टैक्टिक का ही उदाहरण कह सकते हैं। इसने कई देशों को नुकसान पहुँचाया। तो इसी टाइप के कोई भी वायरस किसी देश में ले जाके छोड़ देना भी इसी का रणनीति का हिस्सा होता है। आगे देखें कि भारत के हिसाब से रायसीना डायलॉग जो 2024 में भारत के सीरियस कहें तो सैन्य नेताओं ने ग्रे जोन युद्ध के उदय की चर्चा की, जिसका उदाहरण दक्षिणी चीन सागर और भारत के उत्तरी सीमाओं पर की जाने वाली कार्रवाइयों से मिलता है। यानी कि भारत में भी इस चीज़ का प्रमाण मिल रहा है। और भारत में प्रमाण मिलने का कारण ये है कि चीन लगातार भारतीय सीमा पर आकर के सुने ही होंगे गांव बसा लिया। तो ये रणनीति जो है काफ़ी खतरनाक है। भारत के खिलाफ चीन की ग्रे जोन रणनीति क्या है, तो इसको देखें तो ये आपको याद रखने लायक है कि दक्षिणी चीन सागर की गतिविधियाँ ये भारत को लेकर के भी पड़ोसी देशों से उसके तनाव पैदा करने का एक साधन बन गया है। अगर दक्षिणी चीन सागर में अस्थिरता आएगी तो चूँकि भारत के पड़ोस में है तो भारत भी अस्थिर हो सकता है, उसे भी चुनाव करना होगा, कौन मित्र है कौन दुश्मन है, ये सब एक बहुत व्यापक समस्याएं पैदा होंगी। सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का निर्माण, जैसे अभी बुनियादी ढांचे का मतलब गांव, चीन ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा के अंदर घुस करके गांव बसा लिया, तो ये गांव बसाना अपने आप में इसी रणनीति का हिस्सा है और अपने क्षेत्रीय दावे को मजबूत करता है। डिजिटल प्रौद्योगिकियों में निवेश, चीन भारत के भीतर जो ऐप ये करता है या मीडिया और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं इनमें निवेश करता है
और इसके माध्यम से यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करा कर सार्वजनिक धारणाओं और आख्यानों को ढालने की क्षमता रखता है। जैसे कि मान लें कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म कोई है, तो उसके माध्यम से लोगों में अपने भारतीयों के बीच चीनी पहुंच को बढ़ाता है और चीन को लेकर के एक कहें कि थिंक टैंक टाइप से काम करता है, ताकि भारत के साथ उसके व्यापारिक संबंध बेहतर बने रहें। तो ये सब जो रणनीतियाँ होती हैं, इसी को ग्रे जोन युद्ध तकनीक कहा जाता है। तो ये था आज का ग्रे जोन रणनीति। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया हो। बाकी जो कमियां रह जाती हैं उससे सुधार करने की कोशिश मैं लगातार कर रहा हूँ। धीरे धीरे वो सारी कमियां दूर हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।